हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूपी पीजीटी के हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। और आज जैसे कि एग्ज़ाम हुआ यूपी पीजीटी का, तो मैं जिस कॉपी से इस ट्यूटोरियल वीडियो को बना रहा हूँ वो है कॉपी कोड नंबर बी। इसका पहला प्रश्न है, वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था ना कि प्रभुसत्ता पर, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश, जो कि सॉवरेनिटी के ऊपर नहीं बल्कि सुज़ैरिनिटी के ऊपर विश्वास किया करता था। तो इसका आंसर इल्तुतमिश है। दूसरा प्रश्न है, काफ़ी इजी सा प्रश्न है, राय पिथौड़ा के नाम से कौन सा राजपूत शासक माना जाता था या जाना जाता था? तो किला राय पिथौड़ा आपने सुना होगा। किला राय पिथौड़ा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाया गया था, तो पृथ्वीराज चौहान इसका आंसर है, राय पिथौड़ा। आज के जो प्रश्न आए थे यूपी पीजीटी के जो मैंने पढ़े, उसमें से 2-3 प्रश्नों को छोड़ के लगभग सारे इजी क्वेश्चन थे, और कुछ प्रश्न ऐसे भी आ गए हैं जिनके बारे में पढ़ा जाना मतलब संभव भी नहीं है, और उसको बहुत ज़्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता है। जैसे हर्षचरित के बारे में पूछा है, उसके कौन से अध्याय में, अब जिसने ये बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ा होगा उसी को ये सब पता चलेगा। तो कुछ प्रश्न थोड़े से उटपटांग थे, और बाकी मैक्सिमम प्रश्न इजी से क्वेश्चन है। शुरुआती जैसे मैंने क्वेश्चन उठाए 2 इजी थे, तीसरा भी ये देखिए आप इजी क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौते के बाद निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना घटित हुई? तो गांधी इरविन समझौता जो होता है, अगर आपको याद होगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से जुड़ा हुआ है 1930। और जो पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें कांग्रेस का कोई भी आदमी भाग नहीं लेता, मतलब गांधी जी नहीं जाते हैं उसमें। और ये जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ है उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो चाहती थी जो द्वितीय गोल में सम्मेलन होगा उसमें गांधी जी और कांग्रेस उसमें पार्टिसिपेट करें। तो इसका जो रिजल्ट होता है गांधी इरविन पैक्ट का, उसमें जो कांग्रेस है, गांधी जी हैं, वो जाके उसमें पार्टिसिपेट करना होता है उनको। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जितने भी उन्होंने अंग्रेज़ों ने जितने नेताओं को गिरफ्तार किया था उनको उन्हें छोड़ना होता था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसलिए बी। द्वितीय गोल मिल सम्मेलन जो थी वो एक घटना थी गांधी इरविन समझौते के बाद। किस मुगल शासक द्वारा सती के विरुद्ध राजकीय निषेध जारी किया गया? राजकीय निषेध की बात कर रहा है, यानी कि ऑफिशियल एक तरह से प्रोहिबिशन की बात हो रही है, रॉयल प्रोहिबिशन की बात हो रही है। और ये हुआ था अकबर के समय में। अकबर ने 1582 में एक फरमान जारी किया था जिससे सती प्रथा को उसने रोक लगाने की कोशिश की थी। हालांकि ये सती प्रथा पूरी तरह से नहीं रुकती है, और ये आगे चल के विलियम बेंटिक के समय में इसके ऊपर एक कानून बनाया जाता है। 5वां प्रश्न है, दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? तो ये दक्कन के जो झगड़े हुए थे, जो दंगे हुए थे, उसके बाद ये एक्ट आया था, और ये 1879 में इसको लागू किया गया है। और इससे जो किसान थे उनको काफ़ी राहत मिली, और जो किसान अगर कर्ज में है तो उसकी भूमि नहीं ली जाएगी प्रशासन द्वारा। तो ये इस पूरे कानून का एक हिस्सा था जो कि 1879 में बना। और इससे पहले इस कानून के लिए एक कमेटी भी बिठाई गई थी जो कि 1878 में बैठी थी, और इसने अपनी जब रिपोर्ट दी तो 1879 में ये कानून लागू किया गया। 6वां प्रश्न है, 1938 में हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि उस अधिवेशन में सभी भारतीय नेताओं ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की बात है 1938। और इस समय सबसे जो महत्वपूर्ण भाग हुआ था इसमें वो हुआ था कि कांग्रेस ने विचार ऐसा शुरू किया, योजना आयोग के ऊपर इसने विचार किया था। और प्लानिंग कमेटी, ये प्लानिंग कमीशन की बात कर रहा है, प्लानिंग कमीशन की शुरुआत हो गई थी और प्लानिंग कमेटी बनाई थी। और इस प्लानिंग कमेटी ने हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर जोर दिया, और यहीं पे विवाद शुरू होता है। सुभाष चंद्र बोस और गांधी के बीच में मतभेद हो जाते हैं। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उस समय सुभाष चंद्र बोस का ऐसा मानना था कि जो अंग्रेज़ लोग हैं वो एक बैकफुट पे हैं, तो ब्रिटेन्स पेरिल वॉज सीन बाय सुभाष चंद्र बोस एज इंडियाज़ अपॉर्चुनिटी, जिसको गांधी जी ने नकारा। और उन्होंने बोला कि हमको उनको इस समय उनके ऊपर आघात नहीं करना चाहिए, जबकि सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि इस समय दुश्मन कमज़ोर है और उसी समय उसके ऊपर चोट करो जिससे भारत को जल्दी से जल्दी आज़ादी मिल जाए। इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया। 7वां प्रश्न है, अब्दुल रज़ाक फ़ारस का राजदूत विजयनगर के किस शासक के दरबार में आया था? तो
तो अब्दुल रज़ाक आता है विजयनगर एम्पायर में। विजयनगर एम्पायर में जब देवराय द्वितीय का शासन है उस समय अब्दुल रज़ाक जो है, अब्दुल रज़ाक समरकंदी भारत का अपना दौरा करता है विजयनगर साम्राज्य का। तो इसका आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। 8वां प्रश्न है, निम्न पुरा स्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? नेवासा, इनाम गाँव, दायमाबाद या महेश्वर। अब ये जो आपको नाम दिख रहे हैं नेवासा, इनाम गाँव और दायमाबाद, ये सारे के सारे महाराष्ट्र में हैं, जबकि जो महेश्वर है ये पड़ता है एमपी में। तो इसका आंसर हो जाएगा महेश्वर। 9वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस दिल्ली सुल्तान के काल में हुई थी? तो जब हमने अपनी सल्तनत काल की इतिहास पढ़ा तो उस समय भी देखा था कि जब एमबीटी का यानी कि जब मोहम्मद बिन तुगलक का जब काल है उस समय बहुत सारे राज्य अलग हो जाते हैं। दक्कन सबसे पहले अलग हो जाता है, उसके बाद इस तरह धीरे धीरे बहमनी साम्राज्य बनता है और बंगाल भी अलग होता है। तो ये विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हरिहर और बुक्का राय ने की थी, वो की थी, गलत लगा दिया मैंने, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये इसकी स्थापना होती है 1336 में। 10वां प्रश्न है, किस चोल शासक ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र की मुद्राओं का प्रचलन कराया? तो जैसा पता होगा चोल शासक जो थे उनका साम्राज्य काफ़ी भारत के बाहर भी विस्तृत था, और जो राजराज प्रथम था इसी ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र मुद्रा जो है प्रचलित की थी, इसने वहाँ पे चलवाई थी। 11वां प्रश्न है, ऋग्वेद में धनाढ़ व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये कहते थे गोमत को, मतलब गोमत नाम का शब्द था, इसको प्रयोग किया जाता था काफ़ी धन को, जो जिस व्यक्ति के पास काफ़ी धन है उसको डिनोट करने के लिए। और आप देखो इसमें सारे के सारे गो से ऊपर, मतलब सारे के सारे गाय के ऊपर रखे गए थे, और गायों के नाम पे या किसके पास कितनी कैटल है और उसके हिसाब से उसकी वेल्थ जो है डिसाइड की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोमत। 12वां प्रश्न है, इसको कालक्रम में लगाना है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। लखनऊ समझौता, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और गदर पार्टी की स्थापना। तो इसमें सबसे पहले गदर पार्टी की जो स्थापना है ये हो जाती है 15 जुलाई 1913। तो सबसे पहले तो गदर पार्टी की स्थापना हुई है। उसके बाद आता है लखनऊ समझौता 1916, और उसके बाद आता है रॉलेट एक्ट 1919, और उसके बाद आता है जलियांवाला बाग। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा 4, उसके बाद 1, उसके बाद 3, उसके बाद 2। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। 13वां प्रश्न है, रुपया रूप प्रकार के सिक्कों के निर्माण में किस धातु की अधिकता होती थी? तो ये जो रुपया रूप सिक्का है इसमें सबसे ज़्यादा चांदी की अधिकता होती थी, डी ऑप्शन है इसका। और ये मौर्यकालीन सिक्कों की बात कर रहा है, जिस समय जो सोने के सिक्के थे उनको स्वर्ण रूप बोलते थे, और जो लेड के सिक्के थे उसको बोला जाता था सीस रूप। तो इस तरह से इसका जो आंसर है रजत। रुपया रूप जो था वो चांदी का सिक्का, उसमें चांदी की अधिकता ज़्यादा वो थी, वैल्यू ज़्यादा थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी रजत। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित किस विद्वान ने भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम 3 कालखंडों यानी कि हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश काल में विभाजित किया? तो ये दोस्तों बहुत ही पुराना प्रश्न है, ये पूछा जाता है मॉडर्न इंडिया से। जेम्स मिल की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जब भारत में अंग्रेज़ लोग आए शासन करने तो उनको यहाँ के इतिहास को समझने के लिए इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और इसी में इन्होंने जो पूरी की पूरी भारतीय सभ्यता है उसको 3 भागों में बांट दिया, और वहीं से ये इसको बांट के पढ़ने की कोशिश करते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित किस शासक ने इलाही प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया या इलाही प्रकार की मुद्राएं चलाईं? तो आपको पता होगा कि अकबर ने एक धर्म भी चलाया था, दीन इलाही, और इलाही प्रकार के सिक्के भी अकबर द्वारा चलाए गए हैं, और ये हुए थे जो जारी किया है उसका वर्ष है 1579, और ये सोने के सिक्के थे, गोल्ड कॉइन्स थे, जिसको इलाही सिक्के बोला गया है। 16वां प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो दोस्तों ये PYQ है, पहले भी आ चुका है PGT में, और ये भीष्म पर्व का अंत है, भीष्म पर्व का ये भाग है, अंश है श्रीमद् भागवत गीता जिसमें बोली गई है। तो बहुत सारे पर्व हैं इसके महाभारत के, 16 पर्वों में से एक भीष्म पर्व है। तो ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और इसके बाद जो 7वां प्रश्न है ये भी कई बार आ चुका है, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये डोरजियो ने शुरू किया था, और ये हुआ है कुछ 1820 और 30 के दशक में। तो ये 1820 या 30 का है मूवमेंट, बंगाल में हुआ था ये, और ये VV डोरजियो ने शुरू किया है।
जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित था मगध क्षेत्र से, पूर्वी भारत से, उत्तरी भारत से या दक्षिणी भारत से? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी भारत, क्योंकि जो भद्रबाहु था इसी ने भद्रबाहु जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को लेके जाता है सुवर्णगिरी में, जो कि दक्षिण भाग का एक प्रांत था, और वहाँ पे दिगंबर संप्रदाय की स्थापना एक तरह से होती है। और जो दिगंबर हैं, आपको पता होगा, एक श्वेतांबर एक सेक्ट है, एक दिगंबर है। तो जो दिगंबर हैं वो वस्त्र नहीं पहनते, उनके लिए आकाशी उनका वस्त्र है, और जो श्वेतांबर थे वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत से। 19वां प्रश्न है, साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत मंत्री लॉर्ड बर्कनहेड इंग्लैंड के किस राजनीतिक दल से थे? तो ये जो लॉर्ड बर्कनहेड है, इनका पूरा नाम F.E. स्मिथ है, F.E. स्मिथ, और ये कंजर्वेटिव पार्टी से थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कंजर्वेटिव पार्टी। ये 20वां प्रश्न, इसका उत्तर थोड़ा सा डाउटफुल है, इसलिए मैं इसको भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, अगले पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे। 21वां जो प्रश्न है उसमें है, अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा ज़मीन दान के रूप में दिया था? तो दोस्तों ये 500 बीघा जो ज़मीन दी गई थी, इसी के ऊपर हरमंदिर साहब, यानी जिसको हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, वो बना है, और ये अकबर ने गुरु रामदास को दिया था 500 बीघा ज़मीन का दान। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में कौन एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? पैसरा, बाघौर, सेनुआर और सराय नहार राय। तो इसमें जितने आपको 4 नाम दिख रहे हैं, उसमें से केवल एक ही नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण काल से है, बाकी जो 3 हैं ये मीजोलिथिक एज के हैं, यानी कि मध्य पाषाण काल के हैं। जो सेनुआर है ये केवल आपका नवपाषाण काल से संबंधित है, बाकी पैसरा जो है ये गुजरात में है, और सराय नहार राय जो है ये आपका यूपी में है। ये और बघौर जो है ये तीनों के तीनों मीजोलिथिक एज के हैं, यानी कि मध्य पाषाण काल के हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सेनुआर। 23वां प्रश्न है, सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या रज़िया? इसका आंसर दोस्तों है इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश को जो है 1229 फरवरी 1229 में इस उपाधि से नवाजा था मुंतसिर बिल्ला, जो बगदाद के खलीफा थे। 24वां प्रश्न है, सत्ता के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय पितृवत हो गया, यह स्पष्ट रूप से उसके किस अभिलेख में उल्लेखित किया गया है? कलिंग शिलालेख, शिलालेख 13वां, लघु शिलालेख प्रथम या स्तंभ शिलालेख? तो जब हम इसके शिलालेखों को पढ़ते हैं अशोक के, तो जो इसके पृथक प्रज्ञापन है, जैसे कलिंग का यानी कि धौली का, उसमें इसने ये ऐसी घोषणा की है कि सभी जो जनता है वो मेरी संतान है, और इस तरह से वो एक पितृवत हो जाता है। वहाँ से अशोक का जो राज्य है, जो केंद्रीकृत राज्य है, वो पितृवत स्वरूप ले लेता है और विस्तृत हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कलिंग शिलालेख। अब ये इसी प्रश्न की मैं बात कर रहा था, हर्षचरित के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है? अध्याय 2, अध्याय 4, 7 या 8? तो अगर हम इसको देखें तो इसका पूरा का पूरा जो हर्षचरित है ये 8 अध्यायों में इसको विभाजित किया गया है। कुल इसमें 8 अध्याय हैं। पहले वाले में हमको वंशावली मिलती है, और दूसरे में भी थोड़ा बहुत हमको इसके बारे में मिलता है, धार्मिक संप्रदायों के बारे में, क्योंकि जो दूसरा चैप्टर है उसमें पॉलिटिकल और रिलीजियस लाइफ के बारे में भी बताया गया है। लेकिन जो 8वां अध्याय है सबसे आखिरी में, जब हर्षवर्धन है उसकी बहन को जब ये ढूंढने जाते हैं जंगल में, तो वहाँ का पूरा विस्तरण है, और उसी समय जो है बहुत सारे ट्राइबल पीपल के बारे में हर्षचरित में बाण भट्ट ने बताया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अध्याय 8 में। तो ये मैंने आज अभी कुछ 25 सवालों को हल किया है, और अगले पार्ट में हम बाकी के इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी हम देख लेंगे। तो आपने अगर आज का पेपर दिया हो पीजीटी का, तो इसको आप मिला लीजिए, अपने आंसर आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही कर दिए। और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर नहीं था, तो मुझे लगता है मेरिट इस बार थोड़ी सी हाई जाएगी। तो हम देखते हैं अभी आगे चल के कैसे कैसे और भी क्वेश्चन आए हैं, और एंशिएंट से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे इस बार एज़ कम्पेयर टू मिडिवल एंड मॉडर्न। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले सत्र में दूसरे भाग के साथ।